बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देखते हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ अगर हम मौसम की बात करें जनाब, तो मौसम इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है, दिन ब दिन इसमें शिद्दत आती जा रही है। लेकिन इस मौसम में, क्योंकि मौसम जब चेंज हो रहा होता है तो इस मौसम में उसी तरह वायरल डिजीज़ भी होती हैं, तो अपने अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सेहत, अच्छी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक बात करूंगी, इस टाइम हम अपने जो मुल्क की सूरत हाल पे इस टाइम उसको भी देखते हुए, क्योंकि हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है, टेंशनों को भी लेकर साथ साथ चल रहा है। और जो इस टाइम मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है, अजीब एक अफरा तफरी का समा है, उसमें भी हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस टाइम हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है और हमें अपने मुल्क की ज़रूरत है। दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और इस सूरत हाल को देखते हुए हर जो मैं समझती हूँ शहरी की ज़िम्मेदारी है, वो बड़ी ही मैं समझती हूँ इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग एक जो है वो कौम बनकर उठें, मुत्तहिद हों। और हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि अब बस कर दें। मुल्क का बहुत ज़्यादा तमाशा बन चुका है, मुल्क का बहुत ज़्यादा मजाक बन चुका है। हर बंदा जो है वो इस टाइम इसको देख रहा है, अब पूरी दुनिया में देखते हुए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें, इस अवाम के बारे में सोचें कि मुल्क और अवाम जो है वो किस तरह सफ़र कर रही है। लिहाजा ज़िंदगी को मैं समझती हूँ बहुत सारे मुश्किलात भी हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं आ रही, अपनी हिम्मत को आपने जो है वो जगाए रखना है। इसी के साथ प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जनाब, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, एक दिन एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरती बुराइयों में से एक जो सबसे बड़ी बुराई नज़र आती है वो मुनाफ़िकत है, हिपोक्रेसी है। यानी ये ऐसी बुराई है हमारे माशरे में कि जो दीमक की तरह हमारे माशरे को चाट रही है। मुनाफ़िकत इसी चीज़ का नाम है कि एक इंसान दोस्त भी बनता है और फिर पीठ पीछे गीबत भी करता है और पीठ में छुरा भी घोंपता है। ये मुनाफ़िकत है। एक मुनाफिक तो वो थे कि जो मदीना में थे, जिसे कुरान पाक ने बयान किया, जो ईमान के मुनाफिक थे। एक मुनाफिक वो होता है जो अखलाक का मुनाफिक होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियां बताई हैं, कहीं पर 3 बताई, कहीं पर 4 बताई। आपने फरमाया कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो फिर ख़यानत करता है, और जब भी कोई इख्तलाफ हो, कोई मसला हो तो फिर गाली गलोच करता है, बदतमीज़ी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी निशानियां बताई। यानी जब मुनाफिक कहा गया तो मुराद ये है कि फिर इस्लाम और ईमान का वो पैरोकार नहीं बनता, नहीं रहता और अपने आप को पुख्तगी के साथ दीन पर जोड़ता और कायम नहीं करता, तो ऐसे शख्स में फिर ये खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, अपने आप को मोमिन कहता हूँ, तो फिर मुझ पर यह लाजिम भी है कि मैं अपने अंदर निफाक की जो खराबियाँ हैं, निशानियाँ हैं, वो अपने अंदर पैदा ना होने दूँ। यानी जब मैं बात करूँ तो मैं सच बोलूँ, और जब मैं किसी से कोई भी मामला करूँ तो फिर उसमें ईमानदारी के साथ चलूँ। अगर मेरे पास कोई अमानत रख दे तो फिर मैं उसमें ख़यानत ना करूँ। अल्लाह पर ईमान और यकीन रखने वाला शख्स कभी भी इन खराबियों में मुब्तला नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक, निफाक, इससे मोमिन को बचने की आपने तलकीन की है। हमारे माशरे में इस वक्त जो अखलाकी पस्ती पाई जाती है और हमारे यहाँ जो अखलाकी ज़वाल है, उसकी वजह यही है कि हम निफाक का शिकार हो गए, हम में मुनाफिकत पैदा हो गई। हमारे लिए किरदार, अखलाक ये बेमाना होकर रह गए। यानी हमने सिर्फ दुनियावी मफाद को, वक्ती मफाद को हासिल करने के लिए और पॉपुलर अप्रोच को हमने इख्तियार किया ताकि माशरे में हमारी शख्सियत बने, हमारी शोहरत हो और हम पैसा कमाएं। लेकिन याद रखिए कि इसके असरात एक शख्स के लिए मुमकिन है कि फ़ायदेमंद हों, लेकिन अगर हम ज़रा दूरअंदेशी से और बसीरत से देखेंगे तो निफाक के बहुत ही बुरे असरात माशरे पर मुरतब होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
हम जिस तरह बात कर रहे थे मुनाफिकत के हवाले से, तो मुनाफिकत वाकई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको अब तो ट्रस्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि एक आम के लोगों के ऊपर कि आपके साथ जो हाथ मिलाने वाला है आया, जो आपके साथ हंस रहा है, बोल रहा है, क्या वो आपका दुश्मन है? तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि लोगों ने ना बड़े एक मैं क्या समझती हूँ मास्क एक चढ़ाया हुआ है, और लोगों के बड़े फेसेस होते हैं, आपके सामने कुछ होते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ होते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। और इसी के साथ हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जी हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर मजहर खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि इनकी बीट क्राइम पर है, तो इस हवाले से बात होगी कि इस टाइम दिन ब दिन जो हम बात कर रहे हैं ना, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, मुल्क की सूरत हाल है, उसमें अफरा तफरी है, उसी तरह क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। आपके स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें, और उसमें जो पुलिस का किरदार है वो इस टाइम क्या है, ये सारी स्टोरीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो इस हवाले से बात कर लेते हैं ना कि दिन ब दिन जो जराइम बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम किए भी जा रहे हैं या नहीं? नहीं, अगर हकीकी बात तो यही है कि पुलिस तो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही। बिल्कुल जराइम बढ़ते जा रहे हैं, क्रिमिनल बिल्कुल शहर में, मतलब आप सीसीटीवी क्योंकि लोगों ने अब लगाए होते हैं, वो नजर आ रहे होते हैं, वो सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल होते हैं, पुलिस के पास भी अवेलेबल होते हैं, मीडिया को भी वो लोग पहुंचाते हैं ताकि कोई डाकुओं की शिनाख्त हो सके, कोई बात हो सके, ताकि वो उन डाकुओं को ट्रेस किया जा सके, इसलिए वो उसको वायरल भी करते हैं। लेकिन उसमें जिस तरीके से डाकू आते हैं, बिल्कुल मेन शाहराह पर, मेन चौक पर, मेन शॉप पर वो आकर लूट मार करते हैं, तो ये बड़ा इस वक्त अफसोसनाक है और लोगों के लिए बहुत ही परेशान कुन है। और वो बिल्कुल गोली चलाते हुए एक सेकंड का भी जो है ना वो तरद्दुद नहीं करते, और वो बिल्कुल जरा सा भी उसको ऐसे उनको झटका सा लगे, कोई उनको ऐसे एहसास हो कि कोई हमें मुज़ाहमत कर सकता है या कुछ कर सकता है, तो वो फौरन गोलियां चला देते हैं। और आए रोज ऐसी वारदातें जो हैं, अब आप मुल्तान देख लें कि मुल्तान का मेन है बोसन रोड, गुलगश्त, मुमताज़ाबाद का एरिया है, इसी तरीके से शाहरुख आलम है, कैंट है। आप ये जो मेन एरियाज हैं जहां पर एक टाइम में हजारों लोग मौजूद होते हैं, उन शाहराहों पर, उन शॉप्स पर, उन मार्केट्स में भी, यानी कि आप ये देखें कि शाम को 5-6 बजे आप इमेजिन करें कि बाटा चौक या जलाल चौक पर अगर कोई बंदा वारदात कर रहा है दुकान पर खड़े होकर, कोई डाकू, तो मतलब आप उसकी इमेजिन कर लें कि उसको कोई खौफ नहीं। अच्छा, यही अभी कुछ दिनों पहले भी इस तरह के वाकयात हम अभी देख रहे थे कि मुल्तान में जिस तरह से वाकयात हो रहे थे कि लोग दिन दिहाड़े जो है वो शॉप्स में घुस जाना या ओपन जैसे मार्केट है उसमें चले जाना, और उन्होंने गन पॉइंट पे लोगों से ये कहना कि बस हमें कैश दे दें, हमें मोबाइल भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे आपके पास जितना भी कैश है आप हमें कैश दे दें। क्योंकि मोबाइल तो अब जो है ना जी, वो अनट्रेंड जो क्रिमिनल है ना जी, वो मोबाइल की तरफ जाता है। जो रियल जो एक आप कह लेंगे ट्रेंड क्रिमिनल है, वो तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाता, वो सिर्फ कैश की तरफ जाता है। तो इस हवाले से ये बात तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि भाई जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से पुलिस है, पुलिस अगर अफसरान से बात करें, वो कहते हैं जी हमारे पास नफरी कम है, हमारे पास और बहुत असाइनमेंट्स हैं, सिक्योरिटी असाइनमेंट है, वहाँ पर एहतजाज होता है, अभी मरदमशुमारी हम उसमें एक नफरी हमने खपाई होती है। तो पुलिस के लिए भी एक बड़ा आसान है अफसरान के लिए इस बात को एक तोजी पेश करना, कोई ना कोई ऐसी उसमें कोई ना कोई ऐसी बात करना कि जिससे जो क्राइम की जो शरह है उस हवाले से वो यानी कि अपने आप को जिम्मेदार करार नहीं देते। वो ये कहते हैं कि ठीक है क्राइम डिटेक्ट करना हमारा काम है, लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेने के हवाले से उनकी जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी इस हवाले से आप कह लें कि कोई उसमें वजन नहीं होता। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जो अल्टीमेट है ना जी, वो यही है कि जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, शहरी जो हैं वो बिल्कुल लुट रहे हैं, जो पुलिस है वो इस हवाले से कोई ख़ास इस हवाले से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही पिछले अगर महीने 2 की भी बात की जाए, तो कोई ऐसा गिरोह पकड़ा गया हो जिससे कोई वारदातों में बड़ी कमी आई हो। अब जो पुलिस है वो अगर कोई गैंग पकड़ भी लेती है तो वो एक आध गैंग होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वारदातों की जो शरह है वो बड़ी ज्यादा है। जो परफॉर्मेंस की जो पुलिस की शरह है वो साबका सालों की तरह जैसे एक रूटीन में होती थी, एक आध गैंग पकड़ लिया, उससे 5-7 मोटरसाइकिल बरामद हो गए, 2-4 लाख बरामद हो गए, पुलिस ने वो तकसीम कर दिए। अब महंगाई इतनी हो गई है कि अब मोटरसाइकिल जो है वो 1.25 लाख से नीचे है ही नहीं। तो जिसको अब पुलिस पहले देती थी 20,000 15,000 किसी को एक रिकवरी के तौर पे कि चलें वो उससे उसका कोई ना कोई नुकसान पूरा हो जाए,
तो उस वक्त मोटरसाइकिल होता था 60,000 का, उस वक्त तो वो 15-20 हज़ार उसको कुछ ना कुछ सपोर्टिव लगता था। अब जब 1.25 लाख का मोटरसाइकिल हो गया है, वो 15-20 हज़ार उसे सपोर्टिव ही नहीं लगता। वो भी पुलिस को उल्टा, मतलब है वो 15-20 हज़ार भी ले लेता है, उल्टा उससे वो एक गिला शिकवा भी रखता है पुलिस से। लेकिन जाहिर बात है पुलिस जो रिकवरी होती है पुलिस ने तो उसी में से देना होता है। लेकिन बहरहाल वो क्योंकि महंगाई की शरह है, क्राइम बढ़ रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है, और स्ट्रीट क्राइम ये तो बहुत ज्यादा हाँ, है। ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि मुल्तान एक कोई इतना बड़ा शहर नहीं है जैसे लाहौर या कराची है। हाँ, बिल्कुल। उस साउथ पंजाब का एक मेन शहर है, बड़ा शहर है। तो यहाँ पे जो पिछला साल गुजरा है उसमें 1.25 अरब की बाइक्स और कारें चोरी हुई। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही ये एक 125 करोड़ रुपए जो है वो लोगों का इस तरीके से लुट गया। ये वो है जो पुलिस ने दर्ज किया है, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो बेचारे धक्के खा के थानों से वापस चले जाते हैं वो एक अलग चैप्टर है, वो कितने होंगे और कितने नहीं होंगे। तो ये एक बहरहाल एक प्रॉब्लम है। अब 1.25 अरब की रिकवरी के हिसाब से तो पुलिस की जो रिकवरी की शरह है वो नहीं है जो होनी चाहिए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि भाई हम मुख्तलिफ ड्यूटीज़ में एंगेज होते हैं, नफरी पूरी नहीं होती पुलिस। इस हवाले से पुलिस अफसरान का जो मौक़िफ़ है वो भी बड़ा वाज़ेह और क्लियर आता है कि जो हमारी जो टाइम होता है, हमारे पास जो लिमिटेशन होती है उसमें रहकर ही हमने काम करना होता है। तो इस दौरान जो गैंग पकड़ा जाता है उससे जितनी रिकवरी हो सकती है तो वो हम लोगों को देते हैं। पर अच्छा, इस टाइम 15 पे भी लोगों का बड़ा है, तो कहते हैं कि अच्छा कोई मसला हो गया तो चले 15 कॉल कर देंगे तो पुलिस आपके पास आ जाएगी। तो अब तो लोगों का इस पर भी शिकवा है कि अगर आप 15 पे भी कॉल करते हैं तो आपको उसका रिस्पॉन्स कोई खास नहीं मिलता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हालांकि कुछ अर्सा पहले तक रेस्क्यू 1112 पे अगर आप कॉल करें और 15 पर कॉल करें तो ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे होते थे जो हर सूरत आप किसी भी नुक्कड़ पर मौजूद हैं, किसी भी प्रॉब्लम में मौजूद हैं, तो इन 2 डिपार्टमेंट्स ने हर सूरत आपके पास पहुंचना होता है। तो लेकिन ये रिसेंट मुल्तान में ये जो इशू आया है ना जी, वो आया है तेल की कमी की वजह से। ये भी मैं आपको बता दूं। और ये काफ़ी सिटी डिवीजन तो बिल्कुल ही हमारा बिल्कुल चौक रहा है कुछ अर्सा, कुछ दिन के लिए। अभी बहाली होना शुरू हो गई है, कुछ पेमेंट इन्होंने दी है। पुलिस का तेल ही बंद हो गया था, समझ लें कि हर कोई अपनी जेब से डलवा कर रहा था। और ये जो एक पूरा मैकेनिज्म था वो सारा मुल्तान पुलिस का, वो सारा डिस्टर्ब हुआ था। तो उसमें कुछ पेमेंट्स आई है, फिर इन्होंने कुछ वो कंपनी जो है पेट्रोल पंप वाली, उसको कुछ पुलिस अफसरान ने कहा है। तो अब कोई उनका सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अभी भी 100% वो तेल दोबारा शुरू नहीं हुआ। अभी भी कुछ आवाम की जेब पर है, कुछ पुलिस अफसर की जेब पर है, कुछ इस तरीके से करके निजाम चल रहा है। पुलिस अफसर की बात हो रही है तो हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद हैं जी, पुलिस इंस्पेक्टर नाजमा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंचार्ज हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं ना, इस टाइम ये जो मरकज़ बनाया गया तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, थोड़े से इसके हवाले से जान लेते हैं। अभी मज़हर भाई बात कर रहे थे 15 के हवाले से। जी जी। तो मैं थोड़ा सा दोनों को रिलेट कर दूं कि पब्लिक 15 जो है और थाने हैं ये हैं क्राइम के हवाले से। पुलिस का जो बेसिक काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड द डिटेक्शन ऑफ क्राइम। बाज़ औक़ात लोग 15 पे ऐसी काज करते थे जो पुलिस के उसमें नहीं आती थी, दायरे इख्तियार में। लेकिन हमारी पब्लिक का कंसेप्ट है कि हर काम पुलिस ने ही करना है। तो इसी कंसेप्ट को लेके हमारे आईजी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि काम तो पुलिस का है सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन जब पब्लिक हमसे कांटेक्ट करती है तो उन्हें कोई ना कोई रिस्पांस देना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का कंसेप्ट ये है कि वो ऐसी कॉल्स या ऐसे लोग जो क्राइम के ज़ुमरे में नहीं आते, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, वेलफेयर चाहिए या हेल्प चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए वो 15 पे कॉल करते थे। तो इसी मकसद को लेके, इसी व्यू को लेके उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया। अब सपोज पिछले दिनों हमारे थाना कैंट में एक लेडी आई कि जी मेरा बेटा मुझे मार रहा है, मेरे छोटे बेटे को भी मार रहा है, हमारी सारी घर की चीज़ें तोड़ रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, आप उसको ना लेके मेंटल हॉस्पिटल में जमा करवा दें या एडमिट करवा दें। अब पुलिस में जिस तरह इन्होंने बताया नफरी भी नहीं थी और दूसरी आजकल मर्दमशुमारी की ड्यूटी लगी हुई है, तो एसएचओ ने वो ख़ास रिस्पांस नहीं दिया। तो उसने वही कंप्लेन सीपीओ साहब को की। फिर वहाँ से वो फिर हमारे आरपीओ साहब के पास आई, तो आरपीओ साहब ने मुझे कहा क्योंकि हम एक इनिशिएटिव ले चुके थे, तो उसी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के थ्रू हमने उसके बेटे को रेस्क्यू लिया।
रेस्क्यू करके जहां वो कहती थी हमने उसके बेटे को वहां पर एडमिट करवा दिया। सही। यानी कि अगर कोई माजूर है हाँ। या कोई मेंटली डिस्टर्ब है और फिर किसी को किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है जो क्राइम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो इसमें 10 कैटेगरीज हैं। मजूर अफराद हैं, ठीक है, कि अगर कोई लेडी आके कहती कि मेरा बेटा मजूर है, मैं उसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है, या फिर हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो पंजाब गवर्नमेंट के वेलफेयर डिपार्टमेंट्स भी हैं, सही। बैतुल माल भी है। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे मुखैर हजरात भी हैं जो डोनेट करते हैं, लेकिन हमारे पास एक सेटअप नहीं था कि जहाँ पे रिपोर्टेड हो और उसको रेफर किया जाए। तो बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का मकसद ये है कि यहाँ पे हर वो चीज़ या हर वो बात या हर वो मैटर रिपोर्ट होगा जो थाने से रिलेटेड नहीं है, और यहाँ पर जो कोई भी आएगा हम उसको तमाम वेलफेयर इदारों के थ्रू या गवर्नमेंट इदारों के थ्रू या मुखैर हजरात के थ्रू हम उनको हेल्प आउट करेंगे। ये इसका कंसेप्ट है। यहाँ पर एक हमने गाड़ी डिप्यूट की हुई है। अच्छा। हमारा स्टाफ मौजूद है और इसके अलावा लेडी स्टाफ है, ट्रांसजेंडर है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो इग्नोर एरिया था वो ये ट्रांसजेंडर का ही था। हाँ। आप देखें कि हर रोड पर आपको ये बहुत ज्यादा लोग नजर आए, तो अब गवर्नमेंट के इदारे इनके लिए भी हैं। सही। तो हमारा ये जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है, यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर भी अपॉइंट है जो इनके मसाइल को भी देखेगा। यानी यहाँ पर कोई आके धक्के नहीं खाएगा, उसको यहाँ पे बाकायदा रेस्क्यू करके मुतलका डिपार्टमेंट या मुतलका जो भी उसका प्रॉब्लम है, अगर उसका थाने से रिलेटेड है और थाना उसके पॉइंट से बहुत दूर है, अगर वो हमें आके कहता है कि जी मेरा बेटा गुम हो गया, मैंने थाने में रपड़ लिखवानी है, हाँ। और मेरा थाना बनता है कादिरपुर रामा, तो यहाँ से हम उसको रेस्क्यू करके थाना कादिरपुर रामा पहुंचाएंगे। ये इसका कंसेप्ट है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों के लिए थोड़ी सी इस हवाले से आसानी हो जाएगी कि जितना लोग परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि मसाइल तो हैं, हम इन चीज़ों से भी डिनाई नहीं कर सकते, तो इस हवाले से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह थोड़ा सा नहीं, मुल्तान वालों के लिए तो बहुत अच्छा है कि जो ये पॉइंट है चुंगी नंबर 9 के करीब है, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन है और वहाँ पर 24 आवर कन्वेंस मिल सकती है। ठीक है। कोई कहीं से भी अगर है, वापसी के लिए तो हमारी गाड़ी है, लेकिन अगर कोई कहीं से पहुंच जाता है, टाइमिंग आवर्स में खत्म हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पता है मुल्तान का ये सबसे बिजी चौक है, वहाँ पे मेडिकल स्टोर्स भी हैं, शॉप्स भी हैं, फूड स्ट्रीट्स भी है, तो ये मुल्तान के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पर ना लोगों का ना एक्सेस बहुत है ना आसान है, क्योंकि हमारा एक थाना था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वो जुडिशल कम्प्लेक्स मत्ती तल है, वहाँ पे हमें एक ही शिकायत मिलती थी। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, शेल्टर होम है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इसके अलावा है ना मेडिएशन है, इसके अलावा हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, वुमेन थाना है, यानी कि 6-7 चीज़ें एक ही उसके नीचे हैं, रूफ के नीचे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कन्वेंस प्रॉब्लम, वहाँ पे मगरिब के बाद लोग जाते नहीं थे, खौफ खाते थे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हमारे आरपीओ साहब ने कहा, ये बहुत तकरीबन मैं भी उन्हीं के साथ थी, हमें बहुत शॉर्ट टाइम मिला, हमने 24 घंटों में मुल्तान की तमाम सरकारी जगहों का विजिट किया और लास्टली आरपीओ साहब ने और सीपीओ मुल्तान ने इसी जगह को सिलेक्ट किया। सही। आपकी जर्नी कैसी रही? ये तो हो गई हमारे आपके इदारे से रिलेटेड, आपकी जर्नी, आपका इस पेशे के साथ मुंसलिक होना, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। मेरे ख्याल में ये वेलफेयर की मेरी पहली पोस्टिंग है, इससे पहले मेरी तमाम फील्ड क्राइम से रिलेटेड है। सही। और हमारे डिपार्टमेंट में एक हेड है पीओज, जिसे प्रोक्लेम ऑफेंडर कहा जाता है, और हमारी पुलिस में ये सबसे मुश्किल हेड है, और मेरा कैरियर का स्टार्ट इसी हेड से हुआ, तो अब ये मेरी हॉबी है। अब मैं वहाँ बैठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इतने इश्तिहारी बन रहे हैं या इतने क्रिमिनल आ रहे हैं, तो मेरा दिल करता है मैं खुद जाके फिजिकली इनको अरेस्ट करूँ। सही। मेरे 2003 के अपॉइंटमेंट है, अब 20 साल हो गए हैं इस जॉब में। अच्छा, माशाल्लाह। और तकरीबन मुख्तलिफ थानों के SHO भी की है। जानते हैं मजहर भाई, अप्स एंड डाउन्स भी आते रहे हैं, और डिसमिसल भी रही है मेरी 2 दफ़ा। और फिर ये है कि मेरी नेचर के मुताबिक है ये जॉब। अच्छा। हालांकि बहुत लोग हैरान होते हैं कि लेडीज ऑफिसर के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, और फिर फील्ड की जॉब को मैनेज करना। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, अल्लाह ने उन्हें कुछ जन्नत से, और मोस्टली मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। फैमिली आपके साथ खड़ी हो ना, फिर आप हर काम जो है वो इजीली। जी। अब ये देखें कि कहा जाता है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का है, हाथ होता है। तो मैं इस बात को भी एडमिट करती हूँ, अगर कोई औरत कामयाब है तो उसके पीछे भी एक मर्द है। वो भाई हो सकता है, वो बाप हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, वो हस्बैंड हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो है। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा, फिर हमारा जिस तरह का मुआशरा है वो जाहिर सी बात है एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं जब वो घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, तो बहुत सारी उसको चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का भी। तो ये एक वो कहते हैं ना, आपको बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके साथ आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, तो फिर आप हर रास्ता जो है वो पार कर जाते हैं। खुशकिस्मती से पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे टीम बहुत अच्छी मिली। यानी कि आपकी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, आपकी कामयाबी का राज उन्हीं में शामिल होता है। बिल्कुल। आपके सीनियर आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपकी टीम आपके शाना बशाना चलती है। अब मैं आधी आधी रात या पूरी पूरी रात क्रिमिनल के पीछे भागती हूँ या फाइट करती हूँ, कहीं ये नहीं है कि कई दफ़ा मुकाबला नहीं हुआ। जब मैंने किसी डकैत या किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने जाना है, उसे ये तो नहीं पता कि सामने वाली कोई लेडी ऑफिसर है, उसने तो अपने ही उसके मुताबिक फाइट करना है या जो भी करना है। लेकिन इसमें डेडिकेशन मेरी टीम रही और मेरे अफसरान, हमेशा मेरे अफसरान ने मुझ पर ट्रस्ट भी किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके ना उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया। इन्होंने कहा कि जी फैसिलिटीज़, हमारे डिपार्टमेंट फैसिलिटीज़ का बहुत फुकदान है। हाँ। थाने में थाना चलाने के लिए पैसे का होना ज़रूरी है, रिसोर्सेज ना होने के बराबर है। लेकिन मेरी कहीं भी पोस्टिंग रही है, एज सच अब आरपीओ ऑफिस में भी है, तो मुझे यानी फैसिलिटीज़ के हवाले से मेरे अफसर अकामोडेट करते हैं। खासकर तमाम लेडी ऑफिसर्स को वो कर देते हैं मैनेज। लेकिन बाकी मुझे कोई ऐसा मुश्किल नहीं रहा इन 20 सालों में। अच्छा, मतलब आपने एक अच्छे से इस जर्नी को बहुत लेके अच्छे चल से रहे सर्वाइव हैं। किया। सही। अच्छा, आप क्या समझती हैं, क्राइम की भी हम मतलब साहब से भी बात कर रहे थे, अब दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग ये देखते हैं अब तो चोरी डकैती, आपकी स्ट्रीट क्राइम, ये बहुत ज़्यादा है इस टाइम। चलें, आपके इस यानी कि प्रोग्राम के थ्रू मैं पब्लिक एक मैसेज देना चाहूँगी, जब तक पब्लिक पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो वो महफूज नहीं रहेगी। पब्लिक आप ये देखें कि आजकल शॉर्टेज ऑफ नफरी है, यानी कि ये जो 3-4 ड्यूटीज हैं, इसमें मर्दमशुमारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं, इलेक्शन सीजन है और सियासी सरगर्मी है, तो पुलिस का फोकस इन चीज़ों पे ज़्यादा है, क्राइम पे नहीं है। ठीक है, इसको मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अली से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर आलिया मुल्तान में एक तरफ जहां हर गुज़रते दिन के साथ साथ दर्जात में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब सबसे अहम जो बात है वो ये है कि मुल्तान से गिरदरवा में भी मार्च का महीने बहार के मौसम में ख़ासतौर पर दोपहर के वक्त जो ऐसा महसूस होता है कि ये जो गर्मी है, ये जून जुलाई की गर्मी है। तमाम आज जो गलत सुबह से मौसम जो है कदरे बेहतर है, ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है ये 11 से 12 बजे तक जारी रहेगा। महकमा मौसम जम से कहा यह जा रहा है कि आज भी मुल्तान और उसके गिरदनवा में मौसम जो है वो गर्म और खुश रहेगा। ताहम सबसे अहम जो पेशन गोई वो ये है कि मुल्तान में जैसे कि बताया जा रहा था कि मार्च के दूसरे हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में बारिश होगी, तो कल और परसों कहा यह जा रहा है कि रात गए बूंदाबांदी भी होगी, हल्की फुल्की बारिशें भी बरसेगी। ताहम आने वाले दिनों में ये पेशन की जा रही है कि दर्जरात में भी इजाफा मुमकिन है और बारिश के बाद के साथ साथ अगर बात की जाए तो ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी, खासतौर पर आंधियाँ जो है उसके भी इम्कानात हैं। लेकिन दोपहर में जो मौसम जो है बिल्कुल जो खुश्क है और गर्म है वो रहेगा। ताहम अगर बात की जाए रात गए तो रातें मुल्तान में ठंडी हो जाएंगी, तो आज भी मौसम कुछ ऐसा रहेगा जैसे अगर बात की जाए दर्जरात के हवाले से, तो आज भी जो ज़्यादा दर्जरात है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन है, क्योंकि जबकि सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया था वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया था। हवाम नमी का तनासुब जो है वो 69% रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान के दरमियान में मज़ीद अगर बात की जाए तो मार्च का जो महीना है वो इसी तरह इख्तिताम पजीर होगा। 2 स्पेल है, बताया जा रहा है कि एक स्पेल जो है वो कल से शुरू होगा जिसके तहत 2 रोज़ तक बारिश के इम्कानात रहेंगे। ताहम दूसरा जो स्पेल है मार्च में उसके आखिरी हफ्ते में इम्कानात है कि बूंदाबांदी के साथ साथ जो है आंधियाँ भी आएंगी और मौसम जो है कतरे बेहतर रहेगा। यानी कि मामूल के मुताबिक जो सूरत है वो ऐसी रहेगी कि दोपहर में जो है गर्मी के एहसास में इजाफा रहेगा, जबकि अगर बात की जाए सुबह के औकात में और रात के वक्त जो है वो मौसम ठंडा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी क्राइम के हवाले से।
आप बात बता रही थी कि 15 के हवाले से 15 पे ये है कि क्राइम की बात की, तो मैं यही कहूंगी कि अगर पब्लिक रिस्पेक्ट करना छोड़ देगी और पुलिस, अगर आप पूरे सिस्टम में एक दिन पुलिस को निकाल दें कि पुलिस है ही नहीं, तो आप ये देखें जंगल का कानून बन के रह जाएगा। चाहे आपकी पुलिस पब्लिक सबसे ज्यादा नफरत करती है पुलिस से, तो हर प्रॉब्लम में रहना आवाज किसको देती है? वो डेड बॉडीज जिनकी फैमिली उनके पास जाना पसंद नहीं करती, तो वहां पे पोस्टमार्टम के लिए कौन जाता है? पुलिस जाती है। रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो जब उनके बुरसा उनके साथ नहीं होते, पब्लिक खड़ी तमाशा देख रहे होते, तो उनको रेस्क्यू कौन करता है? पुलिस रेस्क्यू करती है। जब किसी का बच्चा गुम हो जाता है या घर में कोई प्रॉब्लम है या चोरी या डकैती, अब रिकवरी की बात हुई कि पुलिस कैसे, आप एक बात सोचे, चोरी या डकैती करता कौन है? वो करते हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं। जब हम उनको अरेस्ट करते हैं, मैं अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना पे बताती हूँ, मैंने बड़े से बड़े क्रिमिनल को अरेस्ट किया। जब मैं उसके घर रेड करने गई तो उसके घर के दरवाजे तक नहीं थे, खाने के लिए उसके घर में कुछ भी नहीं था, और वो ये था कि उसका इलाके में इतना खौफ हरास था कि वो बेलसूबाई तौर पे ना जाना जाता था कि ये इतना बड़ा डकैत है। तो जब हम उसको अरेस्ट कर लेंगे और उससे अगर उस पर करोड़ों की है ना प्रॉपर्टी डकैती या चोरी करने का इल्जाम है, तो रिकवरी हम कहाँ से करेंगे? तो लेकिन आप नहीं समझती कि कहीं ना कहीं पुलिस का बिहेवियर भी थोड़ा सा इस तरह का है कि लोग जो है वो इस चीज की शिकायत जो है वो ज्यादा करते हैं? जी बिल्कुल, एक नेचुरल फैक्ट है, और ना पूरी दुनिया में ना ड्यूटी आवर्स मुकम्मल है, यानी ड्यूटी आवर्स हैं। ज्यादा से ज्यादा इंसान अगर फिजिकली काम कहीं पे करते हैं तो 8 घंटे कर सकते हैं, और मेंटली कहीं पे अगर इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह कंप्यूटर का काम है या दीगर असाइनमेंट है जिससे आपका माइंड इन्वॉल्व है, तो 4 घंटे हैं। पुलिस वाले तो 24 आवर्स। अब पिछले दिनों PSL मुल्तान में हुआ है, हमारे मुलाजमीन की 12-12 घंटे की शिफ्ट थी। 12 घंटे यानी सुबह 8 से शाम 8 बजे तक। अगर एक मुलाजिम का घर मखदूम रशीद या शुजाबाद या जलालपुर है और यहाँ पे ना उसकी कोई अकोमोडेशन नहीं है, तो वो वहाँ से कितने बजे, मोटरसाइकिल पे अगर आता है तो वहाँ से कितने बजे, 8 बजे उसने ड्यूटी पे पहुँचना है, तो एटलीस्ट उसे कम से कम ना 6 बजे घर से निकलना पड़ेगा। 6 बजे का मतलब है 5 बजे उसने उठना है। अब 5 बजे नाश्ते का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। ट्रैवलिंग करके 8 बजे वो ड्यूटी पॉइंट पे पहुंचा है। अगर 8 बजे वो ड्यूटी पॉइंट पे पहुंचा है तो उसकी आप ड्यूटी आवर्स काउंट करना शुरू करें। फिर हमारे डिपार्टमेंट में है ना नाश्ते का, लंच का कुछ इस तरह का नहीं है। हाँ, अब इस दफ़ा यानी कि लंच के तौर पे उनको मैं ना उसके राइस के पैकेट्स वगैरह पहुंचाए गए, तो उसने जो नाश्ता करना है वो अपनी जेब से करना है। वो वहां पे पहुंचा है, फिर 12 घंटे तो उसने पॉइंट पे गुजारने हैं, यानी 3 घंटे पहले और वापसी के 3 घंटे, 12 और 6 कितने हो गए? आप मतलब ये कह रही हैं कि आप ये देखें, अगर इतनी चीजें एक मुलाजिम पे होंगी और फिर पब्लिक, अब रोड जो ब्लॉक की है उसमें उस मुलाजिम का तो कोई कसूर नहीं है ना, SOP है या सिक्योरिटी मैटर्स के हवाले से, सही। तो फिर पब्लिक भी पुलिस मुलाजिम या जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उससे ही, बैरियर पे जो खड़ा था उसे ही, तो फिर वहां पर मेरे ख्याल में अगर वो ना रफ बिहेव करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं फिजिकली या नेचुरली या इन तमाम चीजों के फैक्टर होता है। लेकिन बस वही ना, अवाम भी यही कह रही थी। अब हाँ, एक चीज ऐड करूंगा इसमें, इस हवाले से यकीनन पुलिस के मसाइल बहुत हैं। ये तो मैं पहले आपको बता रहा था कि नफरी की कमी होती है, ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे हैं, हाँ। लेकिन ये बतौर महकमा सोच लेना, और ये हमारे पाकिस्तान के तकरीबन सारे सरकारी महकमा ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जी हम जो काम कर रहे हैं जी, हमारे काम के अलावा तो बड़ा जो है ना जी, हमें लोग वो वैल्यू नहीं देते। हमारा काम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पूरी दुनिया में पुलिसिंग होती है, पूरी दुनिया में तमाम महकमे काम करते हैं, DC भी होते हैं, पटवारी भी होते हैं, ये किसी का कोई ऐसा काम नहीं होता, ये उसकी पे भी लेते होते हैं, ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको इस हवाले से कि जो मिसबिहेविंग है ना जी, बेसिकली हमारा जो मैं उसमें आपको बताता हूं कि हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो ऐसे हैं कि वो बहुत पुराने हैं। वो 1800 कुछ के पुलिस रूल्स हैं और उसमें कोई इतनी खास अमेंडमेंट्स नहीं हो सके। बेसिकली पुलिस का काम है तफ्तीश करना। तफ्तीशी के पास इख्तियारात इतने होते हैं, वो ASI जो है उसका एक लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जाता है।
बिल्कुल। ठीक है जी। अब जब वो उसकी जो सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली जो उसके लिखे हुए की पावर्स है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बेसिकली उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो अंग्रेज दौर था, उस दौर में अकाउंटेबिलिटी का कोई निजाम नहीं था। हाँ। ये वो जो उन्होंने अपनी एक पावर के लिए उन्होंने एक निजाम बनाया था, आज तक वही निजाम बेसिकली चल रहा है। मतलब और अवाम उसमें अब पिस कर ना, अवाम हो गई है रिएक्शनरी। देखिए ना जी, एक बंदा है, उसका भाई कत्ल हो गया है और वो पुलिस को पैसे दे रहा है तफ्तीश के लिए। मैंने कहा कत्ल भी हो गया है बंदा, तफ्तीशी को पैसे भी दे रहा है, अस्पताल में भी पैसे दे रहा है, पोस्टमार्टम के लिए भी पैसे दे रहा है, लाश उठाने के लिए भी पैसे दे रहा है। उसको कहें जी वो रिएक्शन भी ना दे। नहीं जी, हमारा तो, हम तो मुल्क और कौम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। भी आप कर रहे होंगे मुल्क और कौम की खिदमत, डॉक्टर्स भी कर रहे होंगे, पुलिस भी कर रही होगी, सब कर रहे होंगे। भाई जिसका कत्ल हो गया वो तो पैसे दे के हर काम करवा रहा है। वो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जिसको एमएलसी कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं, वो उसको वो लेने के लिए भी पैसे चाहिए। वो पैसे देता है, उसके जेन्युइन चीज लिखने के लिए भी पैसे लेते हैं। अच्छा, ये अब लोग रिएक्शन न दें तो क्या करें बताएं? ये क्रूर रियलिटी है, बट इसको एक्सेप्ट इसको हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। करना पड़ेगा। जो तफ्तीश है ना जी पुलिस की, क्योंकि मैडम के मुतलका है नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज के मुतलका है। बेसिकली तफ्तीश में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर किसी की तफ्तीश गलत साबित होती है, कितने ASI साहबान है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, DSPs हैं जो रिमूव फ्रॉम सर्विस हुए हैं और वापस ड्यूटी पे ना आए हों। बड़ी से बड़े आप कत्ल से बड़े से बड़ा जुर्म कर दें, आप फिर बहाल होकर दोबारा बैठे होते हैं महीने बाद, 2 बाद। अच्छा, यही बात, यानी कि 60 दिन से ऊपर आप अगर आपको कोई सजा देनी है, मुअत्तर रखना है, तो IG परमिशन देता है। RPO दफ्तर तक तो मैक्सिमम बहाल ही हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, हमने सबने इसको कानून साजी के जरिए इस सिस्टम को बेहतर करना है। इसमें हर कोई अपना अपना शेयर ले रहा है। ठीक है ना जी। तो अगर पुलिस एक कांस्टेबल ड्यूटी कर रहा है ना जी, कांस्टेबल की अब माशाल्लाह अच्छी तनख्वाह है, 50+ में, वो इस महंगाई के दौर में भी उसके ये भी कम है। मैं ये कहता हूँ उसको और ज्यादा होना चाहिए फैसिलिटेट। ठीक, अकोमोडेशन का भी इशू आता है। पुलिस के पास वो अकोमोडेशन नहीं है जो दीगर महकमों के पास है, इतनी नफरी वाले महकमों के पास। लेकिन बहरहाल पुलिस का बुनियादी जो काम है ना जी, वो है बिहेवियरल चेंज। अगर पुलिस का सिंपल एक बिहेवियरल चेंज हो जाए ना जी, जो एक गाली गलोच का जो एक वो है, इस पर अगर कोई ना कोई कदगन, कोई ना कोई चीज आ जाए, ठीक है, एक क्रिमिनल है ना जी, उसको गाली देते हुए कोई किसी ने, एक मोटरसाइकिल वाले को रो के गाली देने पे लोग रिएक्ट करते हैं। फिर उसको रिएक्शन कहना, उसको उस क्रिमिनल के साथ जोड़ देना, वो हम बतौर ह्यूमन बीइंग भी हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि वो एक डिफरेंट मैटर है। एक मोटरसाइकिल वाले को अगर उस ओवर स्पीड है, उसको रोककर गाली देना और एक क्रिमिनल को गाली देना, वो डिफरेंट है। अगर उसको गाली दी तो उस पर कभी किसी ने रिएक्शन नहीं दिया कि जी आपने डाकू पकड़ा था, उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, कभी किसी ने कहा? कभी किसी ने नहीं कहा। जाहिर सी बात है, किसी ऐसे इंसान को जब पकड़ेंगे जिसने कुछ इस तरह का नहीं किया जुर्म, तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन ऑटोमेटिकली आएगा। फिर जहां हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा जहां गाली गलोच आ जाए, बदतमीजी आ जाए, तो वहां जाहिर सी बात है ये चीजें फिर जन्म भी लेती हैं। लेकिन लोगों इसमें के हमें अंदर पॉजिटिव चीज भी देखनी चाहिए। हाँ। पॉजिटिव चीज ये है कि पुलिस का जो 15 है ना जी, हाँ, हमें ये हुकूमत को चाहिए। अब ये काम IG का, CPO का, RPO का नहीं है। हुकूमत इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह ये तो चल रहा है इस टाइम क्राइम की सूरत हाल, जिस हम चोरी डकैती की बात कर रहे थे, इसमें हुकूमत किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती है? अभी तो हुकूमत खुद इतना अफरा तफरी का शिकार है। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत चले नॉर्मलाइज तो हो जाएगी ना जी। हाँ। उसके बाद कानून साजी की जरूरत है, हमें चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम 21वीं सदी में चले गए हैं। हाँ। और 19वीं सदी के कानून के साथ हम बैठे हुए हैं। हाँ। जब 19वीं सदी के कानून के साथ हम 21वीं सदी में बैठे होंगे तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगे। उसमें पुलिस के भी प्रॉब्लम्स है, उसमें जो जिला इंतजामिया है उनके लिए भी प्रॉब्लम्स है, महकमा माल है उसके लिए भी प्रॉब्लम्स है। मतलब कोई एक नहीं है, हर सेगमेंट में आप चले जाएं। आपने वो जी कंप्यूटराइज कर दिया जी हमने फर्द, आप फर्द मलकिया जा कर लें। आप वहां पे सुबह जाएंगे टोकन लेने, वो कहें जी यहाँ तो 300 टोकन चला गया जी। वो टोकन लेने के लिए फिर आपको उन एहलकारों को पैसे देने पड़ते हैं। मतलब कोई एक रोना तो नहीं है ना जी जिसको बेसिकली कानून साजी जो है ना, कानून साजी इंप्रूव करने की जरूरत है। यानी कि और ये काम असेंबली का है बुनियादी तौर पे। उसमें डेफिनेट बात है ना कि जो सरकारी मुलाजिम है ये तो कानून साजी नहीं कर सकते। असेंबली का काम है, असेंबली को मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। या शायद मेरे ख्याल से जो लोग जीत कर आते हैं
वो कहते हैं कि यार इस शाहाना निजाम का मैं भी मजा चख लूं, वो इस वजह से उसको चेंज नहीं करते। देखिए लोगों ने इस हवाले से अगर हम बात करेंगे, जो हमारी कानून साजी की बात हो रही है, हम बाहर के ममालिक में देखें तो आपको पुलिस बहुत कम नजर आएगी। वहाँ कोई क्राइम होगा, कोई जुर्म होगा, वेलफेयर का जो है तो ना आपका बड़ा वहाँ पर इसमें असल में कंसेप्ट है वेलफेयर का। क्राइम पूरी दुनिया में है, क्राइम बिल्कुल जहाँ ऐसे ही इंसान है, है वो ना आप जी, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान में है, वो पूरी दुनिया में इंसान है। शायद वहाँ पे पाकिस्तान से भी जो हाँ, ना तरक्की याफ्ता ममालिक हैं हाँ। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर पाकिस्तान से भी ज्यादा क्राइम है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये है कि लेकिन रूल्स हैं, कुछ उनकी रूल्स चीजें हैं। लेकिन रूल्स आप ये देखें कि हमारे यहाँ लोग रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। अगर हम किसी बैरियर पे या किसी जगह पे सर्च का या उसका कहते भी हैं तो लोग इस चीज को बुरा फील करते हैं। अगर हम यही इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं या कहीं और जाते हैं तो वहां पर हम कुछ भी अगर वो हमारे यानी कि पूरी बॉडी की सर्च करते हैं और जिस तरीके से मर्जी सर्च करें तो हम उस चीज को बुरा महसूस नहीं करते। अगर हम यहाँ पे ना किसी बैरियर पे हम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, अगर उसको किसी है ना MNA MPA, मैं नहीं कहना चाहती किसी का, किसी भी अच्छे या बड़ी गाड़ी वाले को रोक लिया जाए तो उसको बुरा फील होता है कि पुलिस वालों की जुर्रत कि उसने मुझे रोका और पहले ही शीशा उतार के तुम मुझे नहीं जानते भाई। अच्छा दोनों बिहेवियर्स की बात कर लेते हैं ना, जहाँ हम शहरी होने की जो हमारी जिम्मेदारी है शायद हम उससे भी गाफिल हैं। अच्छा फिर कुछ इतने अरसे से जो चीजें चलती आ रही हैं, महकमों से लोग नाराज हैं, तो वो इसका रिएक्शन फिर इस तरीके से दे देते हैं कि वो आपस में ही उनकी नाराजगी और गिले शिकवे चल रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े और नाराजगी भी है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना जी, वो है रूल ऑफ लॉ की। कानून अगर सबके लिए है बराबर हो ना, मेरा ख्याल में हमारे मसाइल बड़े खड़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बैंक के बाहर लाइन टूटती उस वक्त है जब एक बंदा आता है, वो चुप करके दरवाजा खोलता अंदर जाके बिल भर देता है, ठीक है ना जी। और जब लाइन पर लगे हुए लोग खड़े होते हैं तो वो भी जाना शुरू कर देते हैं, वहां से आके प्रॉब्लम शुरू होता है। हाँ। ठीक है जी। सबके लिए अगर कानून बराबर हो, सबके लिए चेक एंड बैलेंस बराबर हो, तो कोई हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल वाला एक सिस्टम है ना, ये सिर्फ प्रोटोकॉल का सिस्टम ही अगर हमारी सोसाइटी या हमारी आवाम के दिमाग से निकल जाए तो बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइज हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये प्रोटोकॉल की वजह से लोग हमेशा, हम समझते हैं कि मुश्किलात का सामना तो हमेशा हमें रहता ही है। एक प्रोटोकॉल खत्म हो जाए, एक दूसरा कानून सबके लिए बराबर हो जाए तो हमारे मेरे सामने जिंदगी के बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे। जो कहता है ना इंसान को रिलीफ, मैं बाकी चीजों से फेस कर लेंगे, कुछ इस हवाले से भी जो है लोगों को बड़ा रिलीफ। अब बाज को लिखा होता है कि स्मोकिंग करना मना है और हमारी आवाम वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही होती है, आवाम का एटीट्यूड का स्मोकिंग कर रही होती है। फिर एक जगह लिखा होता है यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है, वहीं गाड़ी और वहीं पे ड्यूटी भी हमारी मौजूद होती है और हम कह भी रहे होते हैं कि यहाँ पार्किंग मना है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं। ये हकीकत है, हमारा अपना एटीट्यूड भी चेंज करने की बड़ी जरूरत है। हम ये तो कहते हैं महकमों से, नहीं हम आप पब्लिक है ना कहते हैं ना कि पुलिस का है ना एटीट्यूड और बिहेवियर, यानी कि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अब ऑटोमेटिकली तो कोई मिसबिहेव करना शुरू नहीं कर देता ना कहीं 1%। चलें ठीक है, मैं अपने नहीं डिफेंड करती, लेकिन इतना तो है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर किसी ने आके 1 या 2 की होगी तो आगे से 3-4 हुई होगी। तो फिर सारा अगर किसी एक उसमें ना डिपार्टमेंट या मुलाजमीन के उसमें के बिहेवियर या कंडक्ट, बहुत सारी चीजें हैं। अब एक बंदा आके बड़े आराम से प्यार से आपसे बात कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है, तो आगे वाला उसके साथ मिसबिहेव क्यों करेगा? हाँ, अगर वो कोई चीजें फैसिलिटीज, वही मैंने पहली बात की कि पब्लिक समझती है कि हर काम थाने का है। अब अल्लाह का शुक्र है कि इसी इनिशिएटिव तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की वजह से चीजें क्या हो गई हैं, अलहदा हो गई हैं। अब अगर कोई भी बंदा थाने आएगा तो उसको ना तो वापस भेजा जाएगा, ना उससे ये कहा जाएगा कि हम नहीं कर सकते, हमारा एक अलहदा तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है, उसको वहां पर रेफर कर दिया जाएगा। हाँ, अब ये है कि अब ना अकोमोडेट एक और लिहाज से भी किया जाएगा कि वो लोग धक्के नहीं खाएंगे। थाने वालों को कन्वेंस के थ्रू तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पहुंचा दिया जाएगा और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से वहां कहीं जाना होगा तो उसको वहां पर भेज दिया जाएगा। बात तो ये कि इनिशिएटिव्स भी ले लिए जाते हैं, वादे भी हो जाते हैं, सब चीजें हो जाती हैं। बात आ जाती है कि इस पे इम्प्लीमेंट कितना होता है और किस वक्त तक रहता है। मैं इस हवाले से कहता हूँ कि जो ये इनिशिएटिव है ना जी तहफ़्फ़ुज़ मरकज का, ये बड़ा शानदार है। और ये ओवरऑल पंजाब में शुरू किया गया है। मुल्तान रीजन में भी जो है RPO मुल्तान जो है कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी, उनकी जानिब से भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव किया गया। वो खुद भी इफ्तिताह के लिए है। इस तरीके से दीगर इजला में भी जाहिर बात है जो रीजन के हैं वहाँ पर भी हो चुका है और ये एक अच्छा कंसेप्ट है।
अच्छा कंसेप्ट है, अब है इसको आगे ले जाने की जरूरत, इसमें मेच्योरिटी हाँ, लाने की जरूरत। हाँ। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि शहर फैल रहे हैं। अब मुल्तान शहर जो है वो मती तल से नांगशाह चौक तक है। अब मुल्तान असल में सिचुएशन वही आ जाती है कि हम उसकी नीड को नहीं समझ पा रहे होते। अब ये एक मरकज बनाया ना जी, तहफ़्फ़ुज़ मरकज, ऐसे ही जैसे मैडम ने पहले बताया था वॉक सेंटर था, वो भी इतना दूर था कि अब नांगशाह से लोग वहां पर एक दफा जा सकते थे, दूसरी दफा नहीं जा सकते। इसी तरीके से अब ये 9 नंबर एक अच्छा पॉइंट है, मेन मरकज है, इसको देखें, कामयाबी से चलाएं, और उसके बाद इसके सब ब्रांचेज हों। एक इस तरफ कैंट की तरफ हो, एक बोसन रोड की तरफ हो, हाँ। एक शाहरुख आलम की तरफ हो, तो आपका ऑलमोस्ट सारा शहर जो है वो कवर हो जाता है। शाहरुख आलम से मुमताजाबाद वाला एरिया टच हो जाता है, 14 नंबर चुंगी और वो वाला टच हो जाता है, वो कुछ ना कुछ हो सकता है। जनरल बस स्टैंड के पास हो अगर, वो फिर भी कवर हो सकता है। इसी तरीके से बोसन रोड पे सैदा वाली बाईपास है, तो ये यूनिवर्सिटी तक, इधर से वावडा टाउन, ये पूरा हेड मोहम्मद वाला रोड, ये सारा एरिया कवर हो सकता है। अगर इधर कैंट की तरफ होगा तो पुराना शुजाबाद रोड और ये जो पूरी आबादी है कैंट की, ये भी सारी कवर हो जाएगी। तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और अल्लाह करे जो एक सोच और जो एक अप्रोच है, तो मेरी दुआ है, और अल्लाह ताला वसाइल भी, जाहिर बात है इन चीजों के लिए वसाइल का होना भी बड़ा जरूरी है ना, ये चीजें भी बड़ी, फंड्स के इश्यूज होते हैं, तो गवर्नमेंट ने, ये निगरान हुकूमत है, हालांकि उसके बावजूद उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो इनिशिएटिव, सारी बात है बेसिकली तो ये विजन है हुकूमत पंजाब का, सीएम पंजाब का, तो उन्होंने आईजी पंजाब से इस हवाले से बात की, उनको फंड्स अलग से दिए होंगे, यकीनी बात है। तो इस तरीके से फंड्स का ये सिलसिला अगर हुकूमत की तरफ से जारी रहे तो उससे एक भरपूर मरकज बन जाएगा। जैसे मैडम ने बताया कि वहाँ पर पुलिस अफसर मौजूद हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन का सिलसिला मौजूद है। ट्रांसजेंडर्स अगर आते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को रोड्स पर बहुत मुश्किलात का सामना करना जो महरूम तबकात होते हैं, जिनको जरूरत अच्छा, फिर जो है ना थाने में जाते हुए ना, एक आम बुजुर्ग औरत है, उनको जाते हुए घबराहट होगी, कुछ होगा, तो बिल्कुल इस तरह की मैं समझती हूँ एक अच्छा इकदाम है जो बहुत सारे लोगों के लिए आसानी लेकर आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। नाज़मा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी समिया मुश्तबा, जो कि फ्रीलांसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर अली वकास, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूरो सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा, समिया हमारे साथ मौजूद हैं, तो समिया से आज हम कुछ टिप्स भी जानेंगे। जिस तरह फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत सारे नाज़रीन को जो है वो इसमें कहते हैं कि घर बैठी जो ख़वातीन हैं वो किस तरह अर्निंग कर सकती हैं, किस तरह ऑनलाइन पैसे कमा सकती हैं, कैसी स्किल्स होनी चाहिए, क्या तरीक़ेकार है, आज इनसे हम जानेंगे। और साथ ही डॉक्टर साहब से आज हमारा टॉपिक है जी फालिज के ऊपर। जिनको फालिज हो जाता है उसका इलाज क्या है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो समिया आपकी जर्नी के हवाले से जान लेते हैं ना, कि आपको कैसे ख्याल आया, आप इस तरफ कैसे आई और कितना टाइम आपको लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक ऐसा काम है, मैं समझती हूँ कि आपको अपनी जो जर्नी है वो लाजमी शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने बेसिकली मैं साहिवाल से हूँ और कॉन्वेंट से मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने ए लेवल्स किया। एक रेबेलियस नेचर रहा हमेशा से, डिफरेंट चीज़ें करने का एक अज़म रहा। मैंने बैचलर्स किया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे हमें पता चला कि लोग कुछ ऑनलाइन भी करते हैं। बैक इन 2011 तो मैंने एक वेबसाइट ई-लैंड्स के ऊपर साइन अप किया, लेकिन तब पाकिस्तान में पैसे लेने का तरीक़ेकार कोई नहीं था। किसी के रिश्तेदार जो बाहर रहते थे वो उनके थ्रू तो मंगवा लेते थे। फिर मैं मुल्तान मूव कर गई, फातिमा ग्रुप में जॉब हुई, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुझे फैमिली आगे ग्रो करनी थी, छोड़नी पड़ी। और फिर घर रह के आप अपनी फैमिली को तवज्जो ज़्यादा देना प्रेफर करते हैं। बीइंग एक मशरकी खातून, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है शादी के बाद। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसी चीज़ है जो मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ में मिस है। फिर मैंने दोबारा से सर्च करना शुरू किया
और मैंने लकीली जब अपना साइन अप किया अपवर्क के ऊपर, उसने मुझे दोबारा से बताया कि मेरा अकाउंट इसमें पहले से है। वही 2011 वाला अकाउंट मेरा दोबारा चला से। हाँ। सिर्फ बैठे बैठे मैंने एक इंस्टाग्राम की कैप्शन का प्रोजेक्ट लिया। वहाँ पे आप बिड करते हैं, आपके कनेक्ट्स होते हैं आपके पास, आप बिड करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अगर आपको मिल जाता है तो आपको ऑफर मिलती है, आप एक्सेप्ट करें, काम करें, डिलीवर करें एंड यू गेट द मनी। ठीक। अच्छा, इंस्टाग्राम पे करता है आपको? इसके ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं अपवर्क के ऊपर। ठीक है। एक इटालियन, असल में हमें लगता है कि इंग्लिश जो है ना, हम पाकिस्तान के अलावा तमाम ममालिक जो है ना अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। इटालियन को बहुत मुश्किल है, स्पेनिश को बहुत मुश्किल है, तो वो प्रोजेक्ट्स अपने देते हैं। ठीक है। कि हमें जो साउथ एशियंस हैं इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। सही। मैं क्योंकि एक नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, ना मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, ना मैंने कभी कोई ऐप बनाई है, ना मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की थी। ठीक है। तो इन स्किल्स के अलावा अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बन सकते हैं। सही। ख़वातीन सबसे ज़्यादा इसी स्किल में पाई जाती हैं। तो इसमें इनकी सोशल मीडिया की हैंडलिंग है, इंस्टाग्राम की कैप्शन कॉपी राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, किसी का स्क्रिप्ट लिखना है यूट्यूब चैनल का। तो ये डिफरेंट स्किल्स हैं जो आप इसमें अपने इन्वॉल्व कर सकते हैं। सही। तो आपने क्या चूज किया? मैंने स्टार्ट किया एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से। ठीक है। बैकग्राउंड मेरा लॉ का भी था, तो मैंने ऑनलाइन लोगों को इंटरनेशनली कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिख के दिए हैं। ठीक है। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, लम्स का कोर्स किया था। सही। डिजिटल मार्केटिंग को इंक्लूड किया अपने स्किल्स में। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपने अपने आप को खुद ही ग्रूम करना है, अपने स्किल्स को बढ़ाना है। और हैरत की बात ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जब आप बनते हैं तो आधा तो आपको क्लाइंट ही ट्रेन कर देता है। वो आपको वीडियो बना के दे देंगे कि ये काम है, ये ऐसे करना है और मुझे इस टाइम चाहिए। सही। तो दैट मेक वर्क्स ईजियर। अभी इसी तरह मैंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, देन प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर बिजनेस मैनेजर, मैंने पूरी टीम लीड की हैं। उसके बाद मैंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी उनके लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी बनाए। सही। बिकॉज ऑफ द लॉ बैकग्राउंड। तो इट्स लाइक कि ये एक बहुत बड़ा समंदर है। आप जो ऑफर कर सकते हैं आप यहाँ पे अपना स्किल लिस्ट करें, प्रोजेक्ट पे बिड करें एंड यू गेट द प्रोजेक्ट। नहीं, एक अच्छा काम भी है। और फिर जैसे बहुत सारी खवातीन जिस तरह आप बता रही हैं कि हम लोग सबसे बड़ी तो बात ये आ जाती है ना सबसे पहले कि हमें गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत रहती है। एक आपको होता है कि अच्छा आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ करें, उसके बाद ही आप उसकी तरफ आते हैं। ट्रेनिंग्स कितनी ज़रूरी हैं? मेरे नज़दीक ट्रेनिंग का उतना रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब जो हमारे क्योंकि ये बहुत सैचुरेटेड मार्केट है। ठीक है। लोग पैसे मांग रहे हैं ट्रेनिंग कराने के भी। हाँ। 12,000, 24,000, 50,000। अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट बना दिए गए हैं ना डिफरेंट। हाँ, चैट जीपीटी आया है तो लोगों ने चैट जीपीटी को लेके कोर्स बना लिए हैं। ये मेरा नज़दीक एक बहुत गलत तरीक़ेकार है। ये एक बहुत सिंपल चीज़ है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं। जैसे आप नॉर्मल इंसान हैं, आप फेसबुक पे साइन अप कर सकते हैं, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करके उसको अगर यूज़ कर सकते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि आपका एप्टीट्यूड इतना है कि आप अपवर्क पे खुद साइन अप करके सही उसको कर सकें। सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। udemy.com एक ऐसी साइट है जहाँ पे आप नए स्किल सीख सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं इससे तो लोगों को मना करूंगी कि कहीं पे इन्वेस्ट करें वो स्किल सीखने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आपने उसको देखना है, आपने ग्रूम करना है अपने आप को। ठीक है। ग्रूम करने के लिए आप क्या समझती हैं? क्या आपके पास बेहतर आपकी किस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी किस तरह होनी चाहिए? आपकी एजुकेशन, ये चीज़ें भी थोड़ा सा गाइड करें ना कि क्या क्या चाहिए आपको। अगर तो आपके पास टेक्निकल स्किल है, मतलब आपने BScs किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, तो इंग्लिश का उसमें उतना रोल नहीं है। ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को आप बता देगा अपनी रिक्वायरमेंट ये है मेरी और आपने ये डिलीवर करना है। अगर तो आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी इंग्लिश को बेहतर करें। सही। क्लाइंट का ट्रस्ट लेने के लिए बेहतर कम्युनिकेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने ग्रूम करना है अपने आप को किसी भी स्किल में, सबसे पहले अपनी इंग्लिश बेहतर करें ताकि आप बात इजीली कम्युनिकेट कर सकें। आपका तो आपका जो आप काम करना चाह रहे हैं, अगर आपका क्लाइंट भी है तो वो भी आपको जो है अच्छे से
ट्रीट भी बिल्कुल। कर सके, उसको भी समझ आ सके। अपना पोर्टफोलियो बना के रखें। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फेसबुक एड्स आपने कभी रन किए हैं तो आप उसका एक पोर्टफोलियो बना के रखें। जब आप क्लाइंट के साथ बात करें तो उसको वो दिखाएं। सही। चलिए, मजीद भी आपसे जो है वो टेक्निक्स जानते हैं। सर से जानते हैं, सर फॉलिज के हब से पहले जान लेते हैं ना कि फॉलिज क्या है, क्यों होता है, रीजन। देखें, अगर हम बिल्कुल इसको आसान सा डिफाइन करें ना तो इसमें यह है कि यकदम किसी भी इंसान का जो है ना एक साइड कमज़ोर हो जाना, उसका जिसमें उसका बाजू, चेहरा हो, बाजू हो और टांग हो, हाँ। अगर ये यकदम वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, हिलना जुलना, आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, आप उसको हिला नहीं सकते, तो इसको फालिज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको स्ट्रोक कहते हैं। ठीक। ठीक है, और एक्चुअली ये ब्रेन स्ट्रोक है। ठीक है। ठीक है ना, और ब्रेन के इफेक्ट होने की वजह से एकदम से जो है ना आपका बाजू और टांग काम करना छोड़ देती है। तो बड़ा सिंपल ये इसको डिफाइन करें तो ये है कि कभी भी घर में या कहीं पे आप एक कोई ऐसा देखें कोई कि किसी को, मर्द या औरत को, कि यकदम उसकी एक साइड अगर कमज़ोर हो गई है, हाँ। या उसका बोलना चालना ख़त्म हो गया, तो फिर फ़ौरन जो है ना आप समझ जाएं कि इसको फालिज कर। आप क्या समझते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे कि क्यों फालिज होता है? देखिए, फॉलिज की पहले हम इकसाम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। दो किस्म होती हैं स्ट्रोक की। ठीक। एक होता है, इसमें देखिए हमारी हर चीज़ जो जिस्म की है ना वो ब्लड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। ठीक है ना, उसी से उसकी न्यूट्रिशन होती है और उसी से उसको ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो ब्रेन की वेसल्स होती हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाएं तो उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी ब्रेन की, और वो उसका नॉर्मल फंक्शनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। वन ऑफ दी जो मेन जो स्ट्रोक टाइप है वो आपके दिमाग की शरेयान बंद होने की वजह से। अच्छा, वो बंद क्यों होती है? और दूसरी जो किस्म है उसमें वो शरेयान फट जाती है। सही। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना ब्लड प्रेशर, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनकी शरेयान ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, मेडिसिन ना लेने की वजह से फट जाती है, जिसकी वजह से हेमरेज हो जाता है और उसकी वजह से फालिज हो जाता है। तो ये दो बड़ी किस्में हैं फालिज की, स्ट्रोक की। एक जिसमें जो 90% कॉज है वो शरेयान बंद होने की है, और 10% जो वजह है वो शरेयान फटने की है, जो कि, और इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं, फालिज जो है वो किसी भी एज में हो सकता है, या उसके लिए कोई एक एज आप समझते हैं कि हाँ उस 40+ है, 50+ है? यूजुअली हमें देखने में आया है कि जो है ना जो पेशेंट होते हैं वो 45+ के होते हैं। ठीक है। मगर जिस तरह जैसे हमने देखा कि कार्डियक हार्ट अटैक का जैसे इंसिडेंस यंगर एज में बढ़ा है, बहुत ज़्यादा, इसी तरह फालिज का जो है ना जो इंसिडेंस है वो यंगर पीपल में भी है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक यानी कि एक तो डाइट रिलेटेड है, हम यानी कि हमें खुराक जो है वो अच्छी नहीं मिलती है। दूसरा, सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो वैसे प्रोन हैं जिनको जो है ना इनकी वेसल्स अच्छी नहीं होती, चाहे वो इंडिया के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों। सही। जब मैं दुबई में था तो वहाँ पे हम अक्सर यानी कि वो जो पूरा आईसीयू होता था उसमें अगर हम देखें तो 90% जो पेशेंट होते थे जो स्ट्रोक के, वो बरसगीर के होते थे। सही। इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के। तो उसमें यानी कि हमारे ख्याल में जो एक मेन वजह है कि हमारे लोगों की यानी कि वो डाइट अच्छी नहीं है, खुराक अच्छी नहीं है, पानी अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से वक्त के साथ हमारी जो वेसल्स हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, और अल्टीमेटली कोई भी ऐसा सबब बनता है कि जैसे इवन डिहाइड्रेशन ही आपको हो जाए, हाँ, और आपकी वेसल आपकी पहले से तंग हो तो उसमें यानी कि सप्लाई आपकी बंद हो सकती है। मतलब ये आपकी जो डाइट है वो बड़ी इसमें मैटर करती है, बहुत मैटर करती है कि आपकी हेल्दी डाइट हो, आप चिकनाई वाली चीज़ों से अवॉइड करें। ठीक है ना, इस तरह ज़्यादा मीठे से जो है ना बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और उसके अलावा जो पोल्यूशन है जो उससे भी बचना चाहिए। इस टाइम हमें तो जो मुश्किलात हैं वो तो हमें साफ पानी में मुयसर नहीं है पीने के लिए, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं?
मैं मिसेस सुल्तान सादकाबाद रहीम यार सादकाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मेरे ना शौहर को हमेशा सर में दर्द रहता है एक साइड पे। अच्छा। मतलब कि ये कान है, कान के पीछे रहता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं और पानी निकलता रहता है हर वक्त। डॉक्टर साहब कुछ पूछना तो ये चाहेंगे? पूछना था कि ये क्या वजह है, कोई फालिज तो ऐसे नहीं होता या कोई मसला तो नहीं होता, परेशान है। ठीक है, पूछे पूछे डॉक्टर साहब। अच्छा, इनका कोई आपने कोई इनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है? इनको शुगर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर का तो मसला नहीं है उनको? कॉल पे हैं, कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ। अच्छा, ऐसा है कि जो इन्होंने अलामात बताई हैं वो बिल्कुल भी यानी कि फालिज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि फालिज ये होता है कि यकदम आपका चेहरा, बाजू और टांग एकदम से आपका कमजोर हो जाता है, और अगर लेफ्ट साइड का स्ट्रोक हो तो उसमें आप बोलना भी बंद हो जाते हैं। सही। अगर राइट साइड का स्ट्रोक हो तो आपका बोलना बंद नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपकी जो राइट साइड वीक होती है ना, आप उसमें देखेंगे कि आपकी जुबान भी यानी कि आप बोल भी नहीं, वो पेशेंट जो फालिज करते हैं बोल भी नहीं वो सकते। बोल भी नहीं सकते। अच्छा, जो इनके हस्बैंड का केस है वो ये कह रही हैं कि इनको हेडेक होता है, हेडेक, और हेडेक की बहुत सारी इकसाम है और मोस्ट लाइकली इनको क्लस्टर या मिग्रेन हेडेक है। तो फर्दर हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि उसकी और कोई कॉज तो नहीं है, यानी कि कोई न्यूरोपैथी तो नहीं है, कोई हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम। माइग्रेन होता है उनको माइग्रेन वालों को भी फालिज का लग सकता है, फालिज हो सकता है? फालिज किसी को भी हो सकता है। अच्छा, यानी मतलब कि ये नहीं है का एक इशू रहता है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें खौफ फैला दें कि जी माइग्रेन के पेशेंट को ज्यादा इसमें इंसिडेंस है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मगर ये देखने में आया कि जो रिस्क फैक्टर हैं, उसमें जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं उसमें ओबेसिटी, ठीक है, और फिर स्मोकिंग, ठीक है, और हाइपरटेंशन, ठीक है, डायबिटीज, ठीक है, इन जो लोग होते हैं और इनको यानी कि इनका रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए फालिज से रिलेटेड? खाने में यानी कि एक तो ये है कि आप फैट्स को जो है ना अपने माइनस करें अपनी डाइट से, यानी कि चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें, फ्राइड चीज़ें जो है ना उनको छोड़ें, ठीक है ना। कोशिश करें कि सादी रोटी, सादा सालन और साथ में सैलड बना लिया करें, वो लाजमी इस्तेमाल करें। सही। ठीक है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, साफ़ पानी पिया करें, और जो मिर्च मसाले हैं इनको अवॉइड किया करें। सही। हल्का नमक इस्तेमाल किया करें। अच्छा, एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फिरदौस मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी मैम, अभी थोड़ी देर पहले आपके पास एक लेडीज आई हुई थी, वो ऑनलाइन काम के बारे में बता रही थी। वो हमारे साथ ही मौजूद है। हमारे साथ मौजूद मैं है। यही मालूमात लेना चाह रही थी कि कैसे वेबसाइट का पता चले। बच्चियों को आजकल आपको पता है कि हम डॉक्यूमेंट्स भिजवा देते हैं तो मसला बन जाता है, तो प्लीज आप थोड़ी सी गाइड दे दें या कोई वेबसाइट बता दें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। इनके क्वेश्चन के हवाले से upwork.com और fiverr.com दो मेजर वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपने अकाउंट बना के अपनी प्रोफाइल बना के इस पे काम ले सकते हैं। ठीक हो गया। freelancer.com भी है, guru.com भी है, people पर आवर भी है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त upwork.com और fiverr.com सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौके मौजूद हैं पाकिस्तान में अभी भी, जिस पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सही, क्योंकि मैं समझती हूँ कि लोग इस हवाले से, जिस तरह मैंने गाइडेंस की बात आपसे कर रही थी, लोग बड़ी इस हवाले से कि कोई अच्छी हमें बेहतर वेबसाइट मिल जाए जिससे हमें अच्छी अर्निंग भी हो, क्योंकि हम देखते हैं ऑनलाइन में हवाले से भी आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फेक चीज़ें भी आपके साथ चल रही होती हैं। बिल्कुल, तो उनको भी आपने साइड पे रख के आपने एक अच्छी ऑथेंटिक जगह पर आपने अपने आप को यूटिलाइज करना होता है। देखिए, जहाँ पे जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको वो वक्त के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ खुद ही अंदाजा होता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट है जिसका आपको पता है कि मैंने पहले $50 में किया है, अब अगर कोई उसी प्रोजेक्ट के $500 दे रहा है तो कोई फिशी चीज है, यानी कि कुछ ठीक नहीं है। ठीक, आपको वहाँ पे अपवर्क पे आसान है, पहचान सकते हैं कि जो क्लाइंट है उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसने अपवर्क पे कितना खर्च किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, वो कितने उसके रिव्यूज कैसे हैं। जैसे हम किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज देखते हैं ना कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले, उसी तरह क्लाइंट के रिव्यूज भी हैं। ठीक, तो आप वो देख सकते हैं, आपको पता होगा कि हाँ ये रिलायबल इंसान है, मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ। फाइवर पे सेलर रैंकिंग है, लाइक
प्लस सेलर्स हैं, फर्स्ट स्टेज सेलर्स हैं, सेकंड हैं, तो उससे पता लग सकता है कि ये क्लाइंट बेहतर है, मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ। स्कैम अवॉइड करें। सही, ठीक है। मजीद भी जानते हैं। अच्छा सर, हम डाइट के हवाले से बात कर रहे थे कि डाइट आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी को फालिज हो जाता है तो फौरन जो है वो क्या करना चाहिए? अच्छा, फालिज अगर किसी को हो जाता है और आप रिकग्नाइज कर लेते हैं कि एकदम इसका ये काम करना छोड़ गया और इसको फालिज है, तो फौरन से पहले इमरजेंसी लेकर आए ठीक है पेशेंट को। और इमरजेंसी भी वो इमरजेंसी हो जिसमें जो है ना सीटी स्कैन की सहूलत कम अज कम मुयस्सर हो। सही। देखिए, फालिज दो किस्म का होता है, और एक शरेयान फटने से और एक शरेयान बंद होने से, और इनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, मेरे ना एक चाचू को हुआ था फालिज ना कुछ दिन पहले। अच्छा। और उनकी एक साइड भी जो है ना बिल्कुल मुंह भी टेढ़ा हो गया था और एक साइड बिल्कुल बंद हो गई थी। जी जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आप बात करने में आपकी आसानी हो जाए। जी, तो वो उनके बारे में डॉक्टर साहब से मशवरा करना था कि उधर किसी स्पेशलिस्ट से चेक करवाएंगे। इधर तो मैं बखर से बात कर रहा हूँ, इतना कोई काबिल डॉक्टर नहीं है। उन्होंने बस थोड़ी दवाई वगैरह दी है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल डेफिनेट केस है और इनको जाहिर है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इनको लेकर आना चाहिए। मुल्तान इनका नियरेस्ट बिग स्टेशन है, तो यानी कि यहाँ पे आएँ, अपना सीटी स्कैन और एमआरआई करवाएं और फिर अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट लें। वही ना, ट्रीटमेंट पे हम जिस तरह बात कर रहे थे कि अब जिनको फालिज हो गया तो फिर आगे उनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? हाँ, देखें, इसमें सबसे जो है ना, मैडम तो जो पैसे बनाने की टिप्स दे रही हैं हाँ। तो इसमें यह है कि जो हमारे पास जो पैसा है ना वो इसका वो टाइम है। तो टाइम इज मनी, ठीक है, इन केसेस के अंदर कि फौरन से पहले जो है ना आपने वक्त नहीं ज़ाया करना। सही। इंतजार नहीं करना कि सुबह फजर होगी तो हम निकलेंगे, ठीक है ना, रात का ये टाइम है तो सुबह जिस तरह मर्जी हो आपने अपनी एम्बुलेंस अरेंज करवानी है और हॉस्पिटल में पहुंचना। एज सून एज यू आर डायग्नोज्ड, आपकी तशखीस होती है, उसी तरह आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है और इसके रिजल्ट्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। देखें, एक अब ब्लड की सप्लाई रुकी हुई है और हमें उसको पहले तो कंफर्म करना है सीटी पे कि ये हेमरेज नहीं है, और जैसे ही ये कंफर्म होता है हमने फौरन उसको जो है ना खून पतला करने वाली मेडिसिन देनी होती है। सही। बहुत अच्छे टाइम पे पेशेंट पहुंच जाए तो वो क्लॉट ब्रेक करने वाली मेडिसिन भी दे सकते हैं विद इन 3-4 आवर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है इसमें, यानी कि कोई लम्हा ज़ाया करने वाला नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि उसमें इंतजार ना करें कि कोई आ जाएगा तो फिर लेके जाएगा, या अब रात है तो अब रात को क्या करें। ये है ही ऐसी जो इमरजेंसी है, इसमें आपने ये नहीं देखना कि दिन है, रात है, सुबह है, शाम है। आपने फौरन एम्बुलेंस को अरेंज करना है और एज सून एज आपने उस इमरजेंसी में लेके जाना है जहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी है, ताकि इनका फौरन स्कैन किया जा सके और फौरी तौर पे इनका जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। अच्छा, ट्रीटमेंट की वजह से हमेशा आता है कि जी फालिज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। फालिज का ट्रीटमेंट है और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, मगर बात फिर वही है कि टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसमें एक और बात भी है कि कौन सी शरेयान बंद होती है, हाँ, ठीक है ना, एरियाज भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऑल द टाइम ये नहीं होता कि एक ही यानी कि शरेयान बंद हो, हाँ, मुख्तलिफ शरेयानें बंद होती हैं और उनके रिजल्ट्स मुख्तलिफ होते हैं इलाज के, सही, ठीक है, मगर फिर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो टाइम है। एज सून एज पॉसिबल आप पहुंचेंगे और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, उतनी जल्दी आपकी ब्लड सप्लाई रिस्टोर होगी, हाँ, दोबारा खून की सप्लाई यानी कि बहाल होगी तो और वो जो एरियाज जो मुकम्मल तौर पर डैमेज नहीं हुए वो इस जोन में है कि जिनको अभी इरिवर्सिबल डैमेज नहीं हुआ, रिवर्सिबल है, हाँ, यानी कि वो दोबारा से करेक्ट हो सकते हैं, तो उसका रिजल्ट तो देखिए 100% आएगा। सही, हाँ, ठीक है। जो एरियाज आपके उस जोन में है जिनको भी इरिवर्सिबल डैमेज नहीं हुआ, यानी कि जो उनको परमानेंट डैमेज नहीं हुआ, तो वो रिस्टोर हो जाएंगे, वो 100% रिस्टोर हो जाएंगे। मगर कीमती बात यह है कि आपने वक्त पे आना ताकि उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं।
अच्छा, एक तो हम प्लेटफॉर्म्स पे भी आ जाते हैं ना कि इस टाइम जो ख़वातीन के लिए फ्रीलांसिंग के हवाले से कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे वो अप्लाई कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, अच्छी अर्निंग कर सकती हैं? अच्छी अर्निंग इसके ऊपर भी आते हैं प्लेटफॉर्म जो हैं upwork.com। अगर किसी को डिफिकल्टी है तो आई कैन स्पेल इट upwork.com। अपवर्क और फाइवर FIVERR.com। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आ गए हैं। जब से कोविड के बाद से तो लोगों को लगा है ना कि रिमोट वर्किंग तो जन्नत है, घर बैठे हम कुछ भी कमा लें, कितना भी कमा लें। स्पेशली जब डॉलर्स का जिक्र आता है ना तो लोग फौरन कहते हैं कि डॉलर्स में कमाना है। मतलब अगर एक अच्छा फ्रीलांसर जो है ना वो एवरेज मेरा ख्याल है पर एनम $10,000 तो कमा रहा है। मतलब महीने का 2 लाख से 4 लाख एवरेज है एक फ्रीलांसर की अर्निंग। ठीक है, अगर आप एक पीक पे पहुंच गए हैं, आप स्टेबल हैं, आपने अपनी टीम भी रख ली है, तो आई थिंक ये एक अच्छी अर्निंग है। जो कि अब मुल्तान जैसे शहर में आप देखें, आप बाहर निकल के जाएं 25,000, 30,000, 35,000 की नौकरी है, आने जाने का फ्यूल है। सही बात है। वो सारी चीजें कॉस्ट आपने निकाल दी। घर में हर किसी के आजकल इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप सबके पास अवेलेबल है। मैंने फोन से स्टार्ट किया था। तो आई थिंक कि आपके अंदर अगर एक हिम्मत है ना कि मैंने कुछ करना है, आप अपने लिए रास्ता बना लेंगे। इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे बाकी काम कर रहे हैं, न्यूबी भी काम कर सकता है। उनके लिए डिफरेंट टिप्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये टिप्स पे जाते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, बिशारत अली हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं बात कर रहा हूँ। उम्र मेरी 32 साल है और जो है ना मेरे जो है ना सर में जब दर्द होता है तो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे रहता है मुसलसल। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं और मालूमात लेना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अभी हैं कॉल के? जी, कॉल पे हैं ना आप बिशारत? जी सर जी। ये आपको महीने में या हफ्ते में कितनी दफा हो जाता है या डेली होता है? ये तकरीबन महीने में 1 दफा और 2 दफा लाजमी होता है, और जब भी होता है तो बहुत ही शदीद दर्द होता है। इतना दर्द होता है चाहे पेनाडाल खा लें या डिस्प्रिन खा लें तो फिर आराम बिल्कुल आता ही नहीं। और डिस्प्रिन अगर 2 खा लें हम तो पानी में घोल के खाते हैं तो फिर उसके बाद आराम आ जाता है। अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है? वो भी चेक करवाया था इसी के सर दर्द के दौरान, वो भी सही था। अच्छा, आपका जो है वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं सर, वो भी नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, वो भी नहीं है। अच्छा, चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी। अच्छा, इनको हेडेक का प्रॉब्लम है और इसकी बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट मौजूद है। और इसमें कुछ एक तो होती है ना कि एक दवाई ऐसी होती है जैसे बता रहे हैं कि पेनाडोल ले लिया, डिस्प्रिन ले ली, तो उससे भी हेडेक रिलीव नहीं होता। ये सिंपल एनाल्जेसिक्स मेडिसिन है, पेन किलर्स है। यूजुअली ऐसे हेडेक के केसेस के अंदर हम एक होती है जिसको कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक, एहतियाती तौर पे यानी कि एक दवाई देते हैं और उसका कोर्स करवाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से जो हेडेक है ना वो फिर उसके एपिसोड्स होते ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है। तो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। सही। तो फिर उनसे कई दफा किसी पेशेंट के 6 महीने, साल, 2 साल और इवन कईयों को लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं होती। तो इनको चाहिए कि चेक करवाएं और ताकि जो है ना हम इनको कोर्स वो प्रेस्क्राइब कर सकें। और उसके बाद अच्छा, दूसरी एक और इनकी इस कॉल की वजह से मुझे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी याद आ गया जो मैं देना चाहूँगा कि जो डिस्प्रिन है ना, ये काइंडली जो है ना मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये बिल्कुल यानी कि ना लिया करें जब तक इसके डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करें। ठीक है। इसका जो प्रॉब्लम ये है कि लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर से डिस्प्रिन लेने से उनको हेमरेज हो जाता है। अच्छा, ठीक है ना? आप देखें उसका एक वैसे ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है ना? और वो किसी भी टाइम रप्चर कर सकती है वेसल, और अगर आप साथ में डिस्प्रिन ले लें तो उसका इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। हम तो अक्सर बोलते हैं कि सर में दर्द हो रहा है तो चलें आपने डिस्प्रिन खा ली। नहीं, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो है ना आपका ब्लड प्रेशर कितना है। कई लोगों को इस बात का अंदाजा और अगर जिनको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो वो उनके लिए क्या है, वो खा सकते हैं। मगर बेहतर है कि आप सिंपल एनाल्जेसिक्स पे रहें, एहतियात करें। आप सिंपल यानी कि पैरासीटामोल ले लें। ठीक है ना? ठीक है। और या फिर अगर उससे भी सेटल नहीं होता तो डॉक्टर को चेक करवाएं।
ठीक है, खुद से जो है वो हाँ, आपको मगर डिस्प्रिन लेने से अवॉइड करें। हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन है जो हाइपरटेंशन की पेशेंट है, जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का मसला होता है, और वो लाइलमी में अगर आप, और बहुत सारे हमारे यानी कि ब्लड प्रेशर चेक करने वाले जो लोग हैं वो प्रॉपरली चेक भी नहीं करते। यानी कि एक बहुत सारी पॉपुलेशन है हमारी जो दही इलाकों में है या पेरीफ्री में है, वो जाके डिस्पेंसर से ब्लड प्रेशर चेक करवाती है या LHV से, या वो जो प्रॉपरली यानी कि इस ट्रीटमेंट के लिए ट्रेंड नहीं है। सही। अच्छा जी, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस खालिद है हमारे साथ। कैसी है आप? गिरी थी? जी मैं गिरी थी। आप कैसे हैं? आप तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का करम है, बस और मजीद दुआओं की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। रोज आपके गाने में देखते रहते हैं, बहुत हम अफसोस भी हुआ। बात सही नहीं थी, एक दिन आप आई हैं, फिर 2-3 छुट्टियां में अल्लाह खैर करे। बस ही वो मैं अचानक यहाँ से गिर गई तो वो फिर काफी मुझे पेन में रही। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हुआ, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। कुछ पूछना चाहेंगी आप? हाँ जी, डॉक्टर से पूछ रहा हूँ, मेरी बहन है, उसकी उम्र है तकरीबन 32 साल। अच्छा। उसका वजन भी काफी है और उसे पहले तो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, उस वजह से ना उसकी जो नसें है ना माथे की, वो बिल्कुल ऐसे फूल जाती हैं और साफ पता लगता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया बहुत। उस वजह से उसकी जुबान खिंच जाती है और वो बोलने के ना वो ऐसे रुक रुक के बोलते, जैसे फालिज होता है ना और बोल नहीं सकता। हाँ, बोल नहीं सकता, वैसे बोलने लग जाती है। ठीक है। फिर उसके ब्लड प्रेशर की गोलियां भी लगी हुई हैं, कभी 3 भी लेती है, कभी 2 लेती है, कभी 1 लेती है। अब उन्हें शुगर हो गया है, शुगर भी काफी हाई हो गया उनको। अच्छा, तो आप उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? जी हाँ, उनका बेटा है फौज में, वहाँ से वो कर रही है। अच्छा। लेकिन उनका मसला ये कि वो बस उनको पिज्जा दे दो, उनको बर्गर दे दो, उनको बोतल तो वो ऐसे पीती है ना जैसे कि पानी पीती है। अच्छा, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा अगर आप जो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने प्रेस्क्राइब की है वो तो यानी कि बाकायदगी से लें, और जो फिजी ड्रिंक्स हैं ये तो बिल्कुल यानी कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। हाँ, बिल्कुल नुकसानदेह हैं, तो इनसे तो मुकम्मल जो है ना आपको गुरेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ना लिया करें। बहरहाल जो ये अलामात बता रही हैं वो फालिज की तो नहीं लगती, ठीक है ना, और ब्लड प्रेशर इनका देखने की ज़रूरत है कि वो कितना है, और जो इनको जो इस तरह के एपिसोड्स आते हैं कि जिसमें ये बोल नहीं पाती, तो इसका ताल्लुक जो है ना वो मिर्गी से हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो उसके टेस्ट होने ज़रूरी हैं कि इनका MRI होना चाहिए और एक और टेस्ट होता है EEG, वो होनी चाहिए। सही। ताकि अंदाज़ा हो सके कि जो है ना इनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, जो जिनके शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको फालिज के? हाँ, रिस्क ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि डायबिटीज़ में भी जो है ना हमारी वास्कुलोपैथी होती है, ठीक है ना। इस तरह जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, ज़ियाबीतस या शुगर का मर्ज होना, ठीक है, मोटापा होना, तो ये और सारी स्मोकिंग ये और रिस्क है। हाँ अल्कोहल, ये हमारे मेजर रिस्क फैक्टर है। सही। अगर मतलब आपकी डायबिटीज जिनकी हाई रहती है उनके भी ज़्यादा चांसेस होंगे? डेफिनेटली, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उनको फौरन कंट्रोल पे आना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। ठीक है। देखिए, डायबिटीज़ तो इवन जिनमें कंट्रोल है उनके अंदर न्यूरो और वास्कुलोपैथी हो जाती है। तो जिनकी अनकंट्रोल्ड है वो तो यानी कि जो काम आपका कंट्रोल के अंदर 10 साल में होगा वो आपका 6 महीने में हो जाएगा, जिसकी अनकंट्रोल्ड। बिल्कुल ऐसे ही। तो, ये हाँ, वैसे ही अगर हम शुगर का नाम लें तो आपको वो आपको खौफ सतारी हो जाता है। तो शुगर का नाम या डायबिटीज, कॉम्प्लिकेशंस जो है ना इसकी डायबिटीज की, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है वास्कुलोपैथी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मजीद भी जानते हैं, हम टिप्स के हवाले से जान लेते हैं जो टिप्स आप देना चाह रही थी। टिप्स अगर आप अपवर्क पे देखें तो उसकी डिफरेंट है। अपवर्क पे अब अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया है, ठीक है, आपके पास बेसिक स्किल सेट है, फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग आपको आती है, SEO आता है, ठीक है, तो आपने बिड करते हुए सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो क्लाइंट है उसके पास पहले 5 से ज़्यादा प्रपोजल्स ना आए हों, और वो एक पेमेंट वेरीफाइड क्लाइंट हो। फिर अपना रीजन आप देख लें कि वो वर्ल्ड वाइड हो, और उसके पास पहले भी उसने हायरिंग की हुई है। सही। ये एक वेरीफाइड क्लाइंट की टिप्स हैं। ठीक है। फिर जब आप
प्रपोजल लिखें तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स उसने अपने जॉब के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं कि मुझे ये काम करवाना है, आप एक एक पॉइंट को अगर आप उसको मेंशन करेंगे कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये आपका फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज है, मैं आपको उसकी कंटेंट स्ट्रेटजी बना के दूंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी करूंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कौन से टूल्स यूज करूंगा, सही, ठीक है, कैनवा है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, आप उसके एक एक पॉइंट को कैटर करें और उसको अच्छी क्लोजिंग दें, रिगार्ड्स दें। बहुत प्रोफेशनल नहीं ज़रूरत है, एक सिंपल फ्रेंडली प्रपोजल आप भेजें, उसके ऊपर बिड करें और आई थिंक कि इससे आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सही। अगर आपको 5 से 10 प्रपोजल भेजने के बाद भी रिस्पांस नहीं आता तो आपने मायूस नहीं होना, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर पहले प्रपोजल पे आपको क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल नंबर 10 पे नजर आ रही थी और 10वें प्रपोजल के बाद उसको आपकी प्रोफाइल नंबर 1 पे नजर आती है। प्रोफाइल विजिबिलिटी भी बहुत जरूरी है और उसके लिए आपने प्रपोजल मैक्सिमम भेजने हैं, ठीक है। डेली के 5 से 10 प्रपोजल भेजते जाएं और इसका ये है कि हमारा तो क्योंकि एज अ मुस्लिम हम अल्लाह पे बिलीफ रखें कि हमें काम आएगा, काम मिलेगा। और आपको भी थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए ना, फिर आपने काम अगर स्टार्ट कर ही लिया है तो फिर उसको आगे कंटिन्यू, उसके लिए पेशेंस की बड़ी जरूरत है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिए 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह बात कर रहे थे ना कि लोगों को बड़ी जल्दी होती है कि फ़ौरन आपने जैसे काम सीखा ना तो आपको उस पर फ़ौरन अर्निंग होना भी स्टार्ट हो जाए, कोई अच्छा क्लाइंट भी मिल जाए। आप क्या समझती हैं, क्या ऐसा है कि फ़ौरन अर्निंग होना शुरू हो जाती है? एवरीथिंग टेक्स टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है। आपने अगर अपनी प्रोफाइल बना ली है, आप डेली उसके बाद अगर आप अपवर्क पे हैं तो 5 से 10 प्रपोजल्स भेजते जाएं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको रिस्पांस आना शुरू होगा। और अगर आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स बनाने हैं या आप चाहते हैं कि अच्छे आपके क्लाइंट्स बने तो उसके लिए क्या है? अपवर्क और फाइवर पे 95% इंटरनेशनल क्लाइंट हैं। ठीक है। पाकिस्तानी बहुत कम हैं जो वहाँ पे एज अ क्लाइंट बैठे हुए हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो अपना पेशेंस लेवल सबसे पहले जेन में रख लें कि मुझे फॉरेन रिस्पांस शायद ना मिले। हो सकता है अगर आपने इतना अच्छा प्रपोजल लिखा है, जॉब के ऊपर अच्छा अप्लाई किया, कवर लेटर अच्छा लिखा है, तो आपको फॉरेन रिस्पांस भी आ जाए। आपका पोर्टफोलियो अच्छा बना हुआ है, अपवर्क की प्रोफाइल 100% आपने बनानी है ताकि क्लाइंट जब आपका प्रपोजल देखे वो आपकी प्रोफाइल पे आए, उससे एक क्रेडिबिलिटी का एहसास हो कि ये एक सही बंदा है जिसके पास स्किल है जो मुझे चाहिए। तो इसके बाद ये है कि आपने डेली अपने भेजने प्रपोजल्स, आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलेगा काम। कोशिश करें उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करें जो लंबा है, ठीक है, जिसके लिए उनको मतलब एक रिटेनर हम इनको कहते हैं कि वन टाइम का काम नहीं है, ये रिटेनर है जिसको मंथली सर्विसेज चाहिए ताकि आपकी एक मंथली इनकम डेवलप हो, जनरेट होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो पेमेंट वेरीफाइड क्लाइंट हो, अच्छा प्रपोजल लिखा हुआ हो, 5 से 10 प्रपोजल डेली के भेजें अपने स्पेसिफिक जॉब जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, जो आपको लगता है आप कर सकते हैं। और बल्कि आप चैट जीपीटी का यूज करें। ठीक है। इट्स अ फ्री टूल। ये क्या है? चैट जीपीटी अब ऑटोमेटेड जो है यू कैन से एक एडवांस्ड इंटीग्रेशन टूल है। ठीक है। आप अपनी जैसे हम गूगल पे कोई क्वेरी लिखते हैं और हमें आंसर्स मिलते हैं, तो चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसपे आप कुछ भी लिखें वो आपको एक बड़ा डाइवर्सिफाइड ओपिनियन दे देगा। ठीक है। आप उसका भी यूज करें, उसको अच्छे तरीके से यूज करें कि अगर एक जॉब आई है आप उसको कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि मैं इसको कैसे जवाब दूं, इस प्रपोजल का आंसर मैं कैसे लिखूं। ठीक है। फिर लेकिन आप उसको एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी पेस्ट मत करें, उससे सिर्फ आइडिया लें। ठीक है कि आपने क्या करना है और कैसे करना चाहिए, और उससे आपका क्या है कि आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मेरा प्रपोजल कहाँ पे ठीक नहीं था, मेरी अगर इंग्लिश कोई खराबी है या कोई ऐसा स्किल था जो मैं मेंशन करना चाहिए था मैंने नहीं किया, वो वाला आप प्रपोजल लेके फिर अपवर्क पे पोस्ट करें और इससे आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। और जिस तरह आपने YouTube, Instagram, Facebook हो गया, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी आपको फायदा दे सकते हैं। अगर आप उस पे नहीं जाना चाहते दूसरी वेबसाइट्स पे तो आप इस पे रहकर काम कर सकते हैं। टिकटॉक है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं आजकल। आई थिंक मेरा ख्याल है एक मोहल्ले में
अगर 10 घर हैं तो 5 टिकटॉक स्टार्स हैं। हाँ ठीक है, आजकल हर कोई है, हर घर में आजकल हर मौजूद कोई है। है। तो ये है कि इंडिपेंडेंस है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अपना यूट्यूब का चैनल खोल लें, आपको सब्र करना चाहिए। मोनेटाइजेशन जब तक उसकी नहीं हो जाती, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर, 40,000 आपका वॉच टाइम, ठीक है। ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन आ गई है। अच्छा, फेसबुक के लिए जो मोनेटाइज होता है उसका पेज, तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं? 20,000 सब्सक्राइबर, ब्लू टिक होना चाहिए। ठीक है। फिर लोग आपको वो खुद ही ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आता है कि अब आप यहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आपकी वीडियो है, अगर वो 3 सेकंड तक किसी ने देखी है, 10 सेकंड तक देखी है या 15 सेकंड तक देखी है, ठीक है, उस हिसाब से वो आपको पे करता है। ठीक हो गया। मतलब आप फेसबुक भी पे करने लगे, तो ये Facebook भी करता है। अर्निंग के हवाले से मैं कहती हूँ अब लोगों ने बड़ा इस पे काम कर रहे हैं। लोग Yes. फेसबुक पे आ गए हैं, यूट्यूब तो जी। पहले ही कर रहा था। और जिनके पहले से हैं हाँ। उनको अभी मैं बताती चलूँ कि फेसबुक की प्रोफाइल्स, अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ। आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, SEO को सीखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब 2024 के एंड में या 25 के स्टार्ट में, जैसे अभी गूगल पे हमें नजर आते हैं ना इमेजेस, हाँ। न्यूज, बुक्स, हाँ, वहाँ पे सोशल्स का भी टैब आएगा। ठीक है। तो अगर आपने लिखा है कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम सर्च करें समिया मुज्तबा, तो मेरी सोशल भी जितनी प्रोफाइल्स होंगी वो उस टैब में नजर आएंगी। सही। तो अगर आप वहाँ से ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं और गूगल पे किसी ने लिखा है और वो आपकी ट्रैफिक गूगल से भी सोशल पे आ रही है, तो आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। ठीक है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जो है ना, बस थोड़ी थोड़ी वो कहते हैं ना टेक्निक्स की और टिप्स आपको आनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह फालिज के हवाले से जो पेशेंट जिनको हो जाता है, आप समझते हैं कि वो सेहतयाब हो सकता है जो फालिज के पेशेंट होते हैं, और क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? बिल्कुल 100% रिकवरी है, मगर बात वही है कि टाइम पे पहुंचे। ठीक है, अगर आप टाइम पे पहुंच जाएं तो 100% रिकवरी मुमकिन है इसके अंदर, और इसका इलाज है। इवन अगर आपको देर हो गई है तब भी ट्रीटमेंट जरूर लें। हम फिर भी कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। ठीक है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो देर भी हो जाए आए ज़रूर, ट्रीटमेंट ज़रूर लें वक्त के साथ। जो है ना इम्प्रूवमेंट के उसके हैं। बचना कैसे है फालिज से, तो उसमें अपनी लाइफस्टाइल जो है ना उसको चेंज करने, उसको प्रायोरिटी दें, उसको चेंज करें, और वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट में वो चीज़ें लें जो हेल्दी हैं, फ्रूट्स लिया करें, और चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, नमक हल्का इस्तेमाल करें, मीठे से परहेज़ करें। तो जनरल यानी कि यही चीज़। अब जिनको मीठा बहुत पसंद हो वो क्या करे? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को मीठा ना पसंद हो। हाँ, मुझे तो वैसे हाँ। ऐसा कोई नजर नहीं आया। हाँ बिल्कुल। अब कोई आम आ जाए तो फिर जाहिर सी बात है कहाँ इंसान कंट्रोल करता है। मगर वो कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई हाई एनर्जी यानी कि आप फूड ले रहे हैं तो फिर उसको कंज्यूम भी करें। ठीक है ना, ये हाँ, उसको फिर कंज्यूम भी करें, उसको अपनी एक्टिविटी से उसको बैलेंस भी करें। अच्छा, जिस तरह जुबान में जो है वो आ जाती है, आप बोल नहीं पाते, मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो जो फालिज में ये भी तो आ जाता है। हाँ, हाँ। उसके लिए यानी कि एक तो स्पीच थेरेपिस्ट भी मौजूद है। ठीक है, जो कि दूसरा हम यानी कि ये भी रिकमेंड करते हैं कि पहले सिंपल वर्ड से स्टार्ट करें, अलिफ बे पे ABC 1 2 3, और फिर जो है अल्लाह के नाम लेने शुरू करें, फिर कलमा पढ़ना शुरू करें। कुरान पाक ऐसा है कि जिसमें यानी कि हमने ये फील किया कि जो है ना लोगों को याद भी होता है सूरतें, तो और वो उनको इतनी यानी कि उनकी वो मेमोरी में वो स्ट्रांग होती हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उन पे जल्दी उनको अदा करना शुरू हो जाते हैं लफ्ज़। बिल्कुल, अल्लाह की तरफ से फिर शिफा भी मिलती है। तो कोशिश होती है कि उनको यानी कि कहें कि वो जो है ना वो पढ़ा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत सारी मैं समझती हूँ आज मालूमात भी हमारे व्यूवर्स तक पहुँची। आपकी तरफ से भी समिया बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? घर में अगर आपकी इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास स्मार्टफोन है, उसको पूरा यूटिलाइज करें, अपवर्क पे साइन अप करें, ऐप्स हैं इनकी, प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करें। आप बिल्कुल भी फ्री स्क्रॉलिंग मत करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें, अच्छे तरीके से कमाएं, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जरिया मुआश बने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप कुछ मैसेज देना चाहें हमारे? मैसेज फालिज के मरीजों के लिए ये है, टाइम इज़ मनी।
और जब हो और आप उसको आइडेंटिफाई कर लें कि फॉलिज है तो फौरन हॉस्पिटल इमरजेंसी में तशरीफ। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।